ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वही रेशियो एनालिसिस है। इसके बारे में कल हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने फर्स्ट रेशियो का मीनिंग देखा था कि रेशियो जो है वो कंपनीज के लिए अपने स्टेक होल्डर्स को अपनी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन मॉनेटरी टर्म्स में ना दे के प्रेजेंटेशन जो होती है वो ग्राफ्स में, प्रपोर्शंस में, रेशियोज़ में की जाती है। तो मीनिंग के बाद हमने इसकी 4 कैटेगरी डिस्कस की थी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लिक्विड रेशियो। आज जो हमारे को डिस्कस करना है वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है। कल हमने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में इसके 3 टाइप्स देख लिए थे। एक बार फॉर्मूले को आप ठीक कर लेना, वो वीडियोस में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। इसका करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी है, ठीक है ना, वो माइनस का निशान लग गया था, वो डिवाइड का है। करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी है। क्विक रेशो क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी है। और एक अदर एक्स्ट्रा बताया था कि कैश रेशियो भी हो सकता है, जिसमें सिर्फ कैश फॉर्म्स जस्ट लाइक बैंक कैश, डिमांड ड्राफ्ट या कैश जो बहुत जल्दी कन्वर्ट होने वाला होता है उसको हम प्रेफरेंस में लेते हैं। क्विक एसेट्स में हमने करंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांसेस और क्लोजिंग स्टॉक को अलग किया था। ये चीज़ें हम कल डिस्कस कर चुके थे। देखिए रेशियो एनालिसिस 12th में सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो 12th के बच्चे इसको ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपके 10 to 12 मार्क्स के अराउंड बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो रेशियो है आज के लिए वो है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो हैज़ फर्दर 3 पार्ट्स। डेट इक्विटी रेशियो, ये बी साइलेंट होता है, कुछ बच्चे डेप्ट बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज डेट इक्विटी रेशियो। सेकेंड इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो एंड थर्ड इज प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो और एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। मतलब बी कैटेगरी और डी कैटेगरी जो होती है वो थोड़ी याद रखनी टिपिकल होती है, तो इसको थोड़ा समझ के याद रखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो जो है डेट इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेट और प्रोप्राइटरी रेशियो, इसको हम डिस्कस करने से पहले एक बार थोड़ा सा बैलेंस शीट को डिस्कस करते हैं। सबने 11th में जो है वो बैलेंस शीट डिस्कस की हुई है। अभी आपको सिर्फ रेशियो एनालिसिस के लिए जो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट डिस्कस करती है। आपकी जब इशू ऑफ शेयर चैप्टर को हम फर्दर डिटेल में जब करेंगे तो इशू ऑफ शेयर के लिए आपको वर्टिकल बैलेंस शीट को फॉलो करना पड़ता है। तो एक बार अगर हम हॉरिजॉन्टल या टी शेप बैलेंस शीट की बात करें तो उसमें जो होते हैं 2 साइड होती है आपकी। हॉरिजॉन्टल या टी शेप जो बैलेंस शीट होती है आपकी, उसमें आपकी आप 2 साइड्स बनाती हो। एक आपके पास होती है लायबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड होती है ये आपकी लायबिलिटी साइड, ये अमाउंट का कॉलम। उसके बाद ये एसेट साइड, डेबिट साइड, और ये फिर अमाउंट का कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है हम लायबिलिटीज़ को एज इट इज़ लिख देते हैं, जो भी लायबिलिटी आती रहती है। बट ऐसे ना करके अगर हमें रेशियोज़ को समझना है तो हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी और एसेट साइड को थोड़ा खोल के समझना पड़ेगा। देखिए लायबिलिटीज़ में ना 2 टाइप की लायबिलिटीज़ होती है, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। अगर इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ने की बात करें, इंटरनल लायबिलिटीज़ और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ भी 2 टाइप की होती है। फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, ये तो हम ये साइड में लिखा नहीं होता है, ये सिर्फ हम समझने के लिए याद करें ताकि हमें रेशियोज़ जो है वो हमेशा के लिए याद रह जाए, रेक्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं करना है। इंटरनल लायबिलिटीज़ जो कंपनी की खुद की है, मतलब जो भी कंपनी फॉर्म जो भी चल रहा है, जिस भी टाइप का बिजनेस फॉर्म चल रहा है, उनकी खुद की लायबिलिटी है जो वो अपने अंदरूनी तरीके से पे कर लेंगे। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ जो उन्हें बाहर पे करनी है, तो वो 2 टाइप से हो सकती है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ जिसको आप करंट लायबिलिटीज़ के नाम से ज़्यादा जानते हैं, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। तो अगर हम बात करें पहले अपनी इंटरनल लायबिलिटीज़ में, तो इसमें आता है हमारे पास शेयर कैपिटल, और वो शेयर कैपिटल जो वो दोनों टाइप की रहेगी आपके पास, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। और आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रिजर्व्स रहते हैं, जस्ट लाइक जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा, रिटेन्ड अर्निंग का पैसा, ऑल थिंग विच इज़ हेल्ड बाय या होल्ड बाय कंपनी इटसेल्फ, जो कंपनी खुद ही अपने पास अपना रखेगी, अपने अगर कोई लॉसेस होएगा तो उसको कवर अप करने के लिए यूज़ करेगी। तो इंटरनल लायबिलिटीज़ जो है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इसे हम जो है नेट वर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स भी बोलते हैं इनको हम शेयर होल्डर फंड्स भी बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड्स, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज नेट वर्थ, क्योंकि ये कंपनी का खुद का है।
ठीक है। मैं बार बार कंपनी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 12th में हम कंपनी को ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, पार्टनरशिप एक अलग चीज़ है और कंपनी में तो हम कंपनी को डिस्कस करें, कंपनी का पार्ट डिस्कस हो रहा है। तो शेयर होल्डर फंड्स और नेटवर्थ जो है वो इंटरनल लायबिलिटीज़ को बोला जाएगा। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ आपको पता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होती है, करंट लायबिलिटीज़ कल इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। करंट लायबिलिटी में आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्ड इनकम, आपकी क्रेडिटर्स, आपके बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा, मतलब जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इस टाइप से। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आता है डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इस टाइप से। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आप कह सकते हो लायबिलिटीज़ जो है वो 3 पार्ट्स में है। इंटरनल लायबिलिटीज़ में ये सब चीज़ें, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है। तो वैसे 2 पार्ट्स है लेकिन वैसे आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो ये अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो ये हो जाता है हमारे पास टीएल का साइड। टीएल मीन्स टोटल लायबिलिटी का साइड। अब बात आती है एसेट्स की। तो एसेट्स की भी अगर हम बात करने की कोशिश करें तो हम 2 पार्ट्स कर सकते हैं। करंट एसेट्स जो कल हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। करंट एसेट्स मीन्स कैश, बैंक, डिमांड ड्राफ्ट, चालान वगैरह के पैसे, इस टाइप से। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, डेटर्स प्लस बीआर ट्रेड रिसीवेबल्स, इस टाइप से चीज़ें। उसके बाद हमारे पास होती है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट ना 2 टाइप से हो सकती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो करंट एसेट बन जाएगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो बाद में चली जाएगी। एक होती है फिक्स एसेट्स या इसको आप बोलते हो नॉन करंट एसेट्स, NCA। ठीक है। कुछ लोग ना फिक्स एसेट्स बोल देते हैं लेकिन मैं उसको फिक्स एसेट्स अभी बाद में, क्योंकि फिक्स एसेट्स का मतलब ही होता है उसको आप टच कर सकते हैं। और मूवेबल और इमूवेबल 2 टाइप्स की हो सकती है। बट अगर गुडविल की बात करें ना तो वो करंट में आती, फिर वो फिक्स्ड में भी नहीं है तो वो नॉन करंट में तो है लेकिन एक तरीके से। तो हम इसलिए इसके 2 लिख देते हैं टाइप, CA और NCA। ठीक है। तो इसमें फिक्स एसेट्स एंड अदर्स लिख सकते हैं हम, 2 चीज़ें रहती है इसमें। तो ऐसे अगर आप इसका टोटल करोगे तो ये आपके पास TA के बराबर होएगा। बैलेंस शीट में आपको ये चीज़ पहले समझनी चाहिए क्योंकि जब हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे ना तो फॉर्मूले में मैं आपको डेट इक्विटी रेशियो, किसे हम इक्विटी बोलते हैं, किसे डेट लेना है, किसे हमें टोटल एसेट्स कौन सी लेनी है तो टोटल एसेट्स ये मतलब TA है, कौन से टोटल एसेट्स टू डेट है, कौन सा प्रोप्राइटरी रेशियो है। इसके लिए पहले आपको एक बैलेंस शीट जो है वो आपको समझ आनी चाहिए। तो बैलेंस शीट में हम इसे इस तरीके से लर्न करेंगे। अच्छा, इसे शेयर होल्डर फंड्स ही बोलते हैं, नेटवर्थ ही बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विटी। इक्विटी कैपिटल तो सिर्फ एक छोटी कैपिटल है लेकिन इक्विटी जो है वो एक बड़ी चीज़ है। नेटवर्थ को इक्विटी बोलते हैं। ठीक है। शेयर होल्डर फंड्स, नेटवर्थ और इक्विटी 3 नाम है। तो इक्विटी और इक्विटी कैपिटल दोनों फ़र्क है। इक्विटी कैपिटल इज द जस्ट पार्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है। इक्विटी कैपिटल एंड प्रेफरेंस कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, इट इज़ पार्ट ऑफ इक्विटी। तो इक्विटी जो है वो थोड़ा बड़ा टर्म हो जाता है। अब इसको अगर हम लर्न करेंगे तो हमें तीनों रेशियोज जो है वो बहुत क्लियर कट तरीके से लर्न रह जाएंगे। तो फर्स्ट रेशियो जो है हमारा वो है हमारे पास डेट इक्विटी रेशियो। फर्स्ट रेशियो नेम एज डेट इक्विटी रेशियो। इसका आइडल रेशियो जो है ये आपको पता होना चाहिए 1:1। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम आइडल रेशियो लर्न करेंगे उसके बाद हमारे पास जो आंसर्स आते हैं हम कमेंट करते हैं या जस्टिफिकेशन करते हैं कि कंपनीज की जो पोजीशन है वो सेटिस्फैक्ट्री है, लोअर सेटिस्फैक्ट्री है या अबव सेटिस्फैक्ट्री या मोर सेटिस्फैक्ट्री है। तो हमारे पास डेट इक्विटी रेशियो जो है उसका फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा डेट अपॉन इक्विटी। अब ये तो बड़ा इजी सा लग रहा है फॉर्मूला। तो इसमें आता क्या है, यहाँ डेट्स का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स। तो अभी आपको डिस्कस किया जो आपके पास इंटरनल लायबिलिटीज़ है उससे मतलब नहीं है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ की भी 2 लायबिलिटीज़ थी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाली लेनी है। और जो इक्विटी है उसको भी बताया, इसको शेयर होल्डर फंड्स या नेटवर्थ भी बोलते हैं। शेयर होल्डर फंड्स या नेटवर्थ भी बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड्स। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या क्या लेते हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स जो होता है उसके अंदर हम लॉन्ग टर्म डिबेंचर, लोन्स, मॉर्टगेज लोन्स, प्रोविजंस, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हम लोन्स लेते हैं लंबे टाइम के लिए, तो ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म्स लोन्स रहेंगे। उस लोन्स में आपका डिबेंचर का पैसा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डिबेंचर और शेयर्स ये बाद में डिस्कस करेंगे हम। शेयर जो होती है कंपनी अपनी शेयर कैपिटल, कंपनी के खुद के पार्ट्स होते हैं जिसको कंपनी शेयर कैपिटल के रूप में इशू करती है। डिबेंचर अब कंपनी के खुद के पार्ट्स से कुछ है नहीं तो कंपनी बाहर से पैसे ही उधार
कर रही है, तो वो जस्ट लाइक डिबेंचर है, उसमें भी कुछ सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं। और शेयर होल्डर फंड्स में हमने पढ़ा कि ये कंपनी की इंटरनल लायबिलिटीज़ एक तरीके से, तो इसके अंदर आएगा कंपनी की इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, सी लिख लेते हैं, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व्स का पैसा सारा, रिजर्व्स, प्रीमियम, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जितने भी टाइप के प्रॉफिट्स रहेंगे प्रॉफिट ऐड हो जाएंगे, और अगर लॉस होंगे तो वो माइनस हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब इंटरनल लायबिलिटीज़, तो ये हम सीधी से याद रखते थे ना इंटरनल। अब अगर आपने को बैलेंस शीट याद है कौन सी चीज़ हमने इंटरनल में ली थी, तो इंटरनल सारा नीचे है, और एक्सटर्नल का लॉन्ग टर्म वे वाला जो है एक्सटर्नल, ये हमारे पास ऊपर है। तो अगर हमें इतना डेट पे करना है तो इतना इक्विटी हमारे पास होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये 1:1 से 1:2 1:3 हो जाए, डेट इज़ आप इसको अच्छी पोजीशन कह सकते हैं, बट इतना माना जाता है कि अगर उधार इतना है तो लायबिलिटीज़ इतनी है, तो इतना आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए पे करने के लिए। फर्स्ट रेशो जो होता है वो बड़ा इजी होता है। अब इसी के बेसिस पे आप सेकेंड रेशो जो है वो लर्न कर सकते हैं। सेकेंड रेशो है आपके पास टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, बहुत इजी। टोटल एसेट्स, अब टोटल एसेट्स ना आपको या तो बहुत तरीके से याद रख लेनी है, CA प्लस NCA प्लस ऑल एसेट्स, सारी एसेट्स का टोटल। और अभी आपको बताया टोटल एसेट्स टू डेट है, तो डेट मतलब अभी आपको ये लिखा आपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। अब अगर एक सीधी सी बात करो, आपको TA नहीं दे रखी क्वेश्चन में, तो आपका TL का जो टोटल है ना वो भी आप लिख सकते हो ना, क्योंकि TA और TL जो होती है वो आपस से बराबर होती है। तो सीधी सी बात है, पूरी TL ऊपर आ गई और TL का एक स्मॉल पार्ट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वाला वो नीचे आ गया। ऐसे भी हम क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यस, कई बार ऐसा होता है हमें सिर्फ लायबिलिटी साइड पूरी दे देता है और हमें एसेट साइड नहीं बताता, और हमें टोटल एसेट्स टू डेट रेशो निकालना है, तो बहुत ईजी हमारे लिए। जो लायबिलिटी साइड का टोटल है वही तो हमारे पास एसेट साइड का टोटल आने वाला है, तो इतना माइंड को जो है पजल नहीं करना है, सीधा सा जो TL है उसका टोटल जो है वही TA, तो टोटल एसेट्स जो है वो डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हमें, मतलब मैंने कहा ना आपको कि आपके पास लायबिलिटी साइड पूरी दे दी, तो जरूरी नहीं एसेट साइड आपको मिले नहीं मिले, हमें उससे मतलब नहीं है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में हमें लायबिलिटी साइड ही कंपल्सरी चाहिए होती है, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड रेशो जो है वो है हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशो। अब अगर जिसको दोनों रेशो आ गए उसके लिए प्रोप्राइटरी रेशो निकालना बड़ा इजी है। प्रोप्राइटरी रेशो जो है वो दोनों रेशो का कॉम्बिनेशन होता है। अब अगर हमें इसको कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है तो बड़ा इजी, अभी आपको बताया था, इसको इक्विटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इक्विटी। देखो, इसका नीचे वाला पार्ट उठा लो और इसका ऊपर वाला पार्ट उठा लो, मतलब फर्स्ट रेशो का स्मॉल नीचे वाला पार्ट और सेकेंड रेशो का ऊपर वाला पार्ट, तो हमारा ना इसका फॉर्मूला बन जाता है इक्विटी अपॉन में TA, ठीक है, इक्विटी अपॉन में TA। तो सीधी सी बात है, हम इसको रिवर्स में यूज़ कर लेते हैं। तीनों फॉर्मूले जो है बड़े क्लियर कट है, वो बड़े तरीके से यूज़ हो जाते हैं। फर्स्ट रेशो डेट इक्विटी रेशो, डेट अपॉन में इक्विटी। सेकेंड रेशो इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। और थर्ड रेशो इज प्रोप्राइटरी रेशो, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसको ऐसे याद कर सकते हो आप, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ में आपको याद कैसे रखना है, थोड़ा सा याद रखने के लिए, अगर फर्स्ट रेशो है उसको उल्टा करके देखना है, तो उसका उल्टा करोगे तो इक्विटी ऊपर आएगा। सेकंड रेशो है उसको फिर उल्टा करके देखना है, उसका ऊपर वाला जो पार्ट है वो नीचे आएगा। पहले हमने नीचे वाले को यूज़ कर लिया, अब ऊपर वाले को यूज़ कर लेंगे, तो इक्विटी अपॉन में TA। इसको एक विद एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं, एक बैलेंस शीट लिख के फिर इसके सारे रेशियोज निकाल लेते हैं। अच्छा, इनके आइडियल रेशियो कुछ बुक्स में स्पेसिफिक नहीं होती, तो 1:1, 1:1 इस तरीके से। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डेट के बदले में एसेट्स होना ज़्यादा जरूरी है या डेट्स के बदले में हमारी इक्विटी होना ज़्यादा जरूरी है। तो किस साइड अगर ज़्यादा होना से सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन अबव होती है, ये आप लोग अपना माइंड डिस्कस कर सकते हो। जैसे डेट्स के मुकाबले इक्विटी ज़्यादा होनी चाहिए, डेट्स के मुकाबले टोटल एसेट्स ज़्यादा होनी चाहिए, और यहाँ दोनों बराबर भी चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखिए, यहाँ पे एक बैलेंस शीट लिखी है। यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको जस्टिफाई करना है पहले तो, या आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी जो है वो डेट में यूज़ होएगा, कौन सा इक्विटी में यूज़ होगा, कौन सा टोटल एसेट्स में यूज़ होएगा। तीनों फॉर्मूले माइंड्स में रखने हैं, तो उसके हिसाब से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। फर्स्ट रेशो होता है हमारे पास डेट इक्विटी रेशो, ठीक है। डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या पता किया था हमने, अभी इसको पढ़ा था हमने कि लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन में इक्विटी। अब यहाँ से पहले आपको
इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सी लॉन्ग टर्म डेट्स है, कौन सी इक्विटी है। तो बताया कि इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व इक्विटी होती है, ठीक है। खाली इक्विटी कैपिटल नहीं है। इक्विटी के अंदर नेट होल्डर फंड्स या नेटवर्थ शेयर होल्डर फंड्स में हम इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल और रिजर्व, प्रॉफिट्स, ये सब चीज़ें लेते हैं। तो इतना पोर्शन तो हो गया हमारे पास इक्विटी का। करंट लायबिलिटीज़ नहीं है हमारे पास, हमारे को लेनी होती है डेट्स में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। तो ये हो गई हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। तो अब हमें इसका टोटल देख लेना है और यहाँ तक का टोटल देख लेना है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा डेट अपॉन में इक्विटी, ठीक है। तो डेट्स का मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स लेने हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स का टोटल हो गया 30 + 30 60,000 रुपीज़। और इक्विटी का पैट्रा है हमारे पास टोटल 50 + 10 + 10 50 60 70,000 रुपीज़। चलो अच्छा है ये रेशो। इसका मतलब आपके पास डेट्स के मुकाबले इक्विटी जो है वो ज़्यादा है। तो 6/7 इसको आप अगर डिवाइड करोगे तो 0.something/1 आएगा। तो ये अच्छा है, ठीक है ना। हम इसको मैं पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कर रही, इसको आप प्रॉपर कैलकुलेशन करके देख लेना। तो ये 0.something फॉर्म में रहेगा ये, और ये हमारे पास जो है ये 1। तो इसका मतलब अभी बताया था आइडल रेशियो होता है 1:1। उससे अगर ये अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास इक्विटी ज़्यादा है, डेट्स आपके कम है, विच इज़ सेटिस्फैक्ट्री या मोर सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो फर्स्ट रेशियो डेट इक्विटी रेशियो था। सेकंड रेशियो जो है हमारे पास वो है टोटल एसेट्स टू डेट, टोटल एसेट्स टू डेट। अब अच्छी बात हमारे पास ये है कि बैलेंस शीट में हमें एसेट्स से पूरी दे रखी है, ओनली लायबिलिटी से हमने बैलेंस शीट कंसीडर नहीं की है। तो टोटल एसेट्स आपके पास TA का कॉलम है, ठीक है। नहीं होता तो हम TL के कॉलम को TA का कॉलम मान लेते, और कई बार ऐसा होता है हमें एसेट्स निकालना ही पड़ सकता है। तो इधर से उधर करके हमें ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो टोटल एसेट्स जो है हमारे पास 1,50,000 है, और डेट्स वही लॉन्ग टर्म वाले लेने हैं, लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म डेट्स अभी लिए थे आपके पास 60,000 रुपीज़। तो इसको अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 15/6 2 पॉइंट समथिंग के रिगार्डिंग रेशियो 1, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन है। इसका आइडल रेशियो भी 1:1 के डिस्कस किया था हमने। एंड थर्ड रेशियो इज़ प्रोप्राइटरी रेशियो। थर्ड रेशियो इज़ प्रोप्राइटरी रेशियो। अब प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने के लिए आपको जो है वो दोनों फॉर्मूले को यूज़ करना है, लेकिन रिवर्स करके। डेट इक्विटी में से हमें इक्विटी कंसीडर करना है, और टोटल एसेट्स डेट में से हमें टोटल एसेट्स कंसीडर करनी है, ठीक है। तो मतलब दोनों के आपको डेट्स नहीं लेने हैं, सीधी सी बात, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई से कट गए, डेट कट गए, तो डेट्स का यूज़ नहीं करना है। तो इक्विटी अगर नीचे है तो अब ऊपर आ जाएगी आपके पास, और टोटल एसेट्स अगर ऊपर था आपके पास नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको माइंड में आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, ये भूलोगे नहीं आप। तो दोनों फॉर्मूले में से डेट्स का खत्म हो जाता है, और बचता है जो इक्विटी और टोटल एसेट्स को हम रिवर्स करके यूज़ करते हैं। तो इक्विटी मीन्स थी आपके पास 70,000, और टोटल एसेट्स थी आपके पास 1,50,000। तो ये आपके पास 7/15, इसको भी आप कैलकुलेट कर लेना, ये भी अच्छा रेशो रहेगा। वैसे तो ये टोटल एसेट्स ज़्यादा ही है। तो तीनों रेशोज़ जो है वो हमारे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन बताते हैं, मतलब बिजनेस जो है इन फ्यूचर 1 साल के बाद कितना रन करेगा। फर्स्ट रेशो था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, जो 1 साल के लिए बिजनेस की पोजीशन बता रहा है कि बिजनेस 1 साल तक कैसे रन कर सकता है। बिजनेस में कोई सर्कमस्टांसिस आएगी तो बिजनेस उन लायबिलिटीज़ को, उन लॉसेस को कवर अप करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जो है वो 1 ईयर की बाद की सिचुएशन आपको ड्राइव करके देता है कि उसके बाद की सिचुएशन जो है कंपनी की वो स्मूथली रन हो जाएगी या कंपनी को कुछ प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ेगी। तो अगर डेट्स कम ले रखी है आपने तो इट मीन्स आप कंपनी की पोजीशन जो है वो अच्छी है, और कंपनी आने वाले फ्यूचर्स में भी अपने लॉसेस को कवर अप करने में, अपने लोन्स को पे करने में कैपेबल है। तो ये जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है वो हमारे पास एक जस्ट अच्छी चीज़ों को डिस्कस करता है, ठीक है। तो सेकंड जो हमारे पास वीडियो है, या सेकंड जो हमारे पास टॉपिक था वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के ऊपर था, और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के 3 पार्ट डिस्कस कर लिए, और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के भी हमने 3 पार्ट डिस्कस कर लिए। इसके आप प्रैक्टिकल्स पोर्शन जो है अपनी कोई भी बुक प्रेफर करके कर सकते हैं। फॉर्मूले लर्न करनी है और अपने क्वेश्चंस को फॉलो अप करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।